Good morning, friends and my students. Myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. आज हम लोग डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर DCMT का लेक्चर नंबर 17 कवर करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं डिटेल से आर्मेचर रिएक्शंस के बारे में, आर्मेचर रिएक्शन का क्या क्या असर होता है और कैसे उनको हम लोग कंपनसेट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कम्यूटेशन देखेंगे। आर्मेचर रिएक्शन देखने के बाद आज के लेक्चर में हम लोग डीसी मशीन्स में जो कम्यूटेशन होता है वो कम्यूटेशन को हम लोग कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे केसेस देखे थे किस तरह आर्मेचर रिएक्शन होता है। पिछले क्लासेस में मैंने एक चीज़ आपको बताया होगा कि आर्मेचर रिएक्शन के वजह से, आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट के वजह से कम्यूटेशन में प्रॉब्लम्स आता है। कम्यूटेशन डीसी मशीन के साथ एसोसिएटेड एक फिनोमिनन है और होता क्या है कि जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि दुनिया का कोई भी जनरेटर उसके आर्मेचर कंडक्टर्स में एसी ही जनरेट होगा। रोटेटिंग मशीन के आर्मेचर में एसी ही जनरेट होगा। तो होता क्या है कि डीसी मशीन के भी आर्मेचर में, आर्मेचर कंडक्टर्स में अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ ही जनरेट होता है और हमें उसे डीसी जनरेटर की तरह यानी डीसी मशीन की तरह यूज में लेना है। तो जाहिर है जो अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ जनरेट हुआ आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर, उन्हें एक्सटर्नल सर्किट में ले जाने से पहले हमें उसे रेक्टिफाई करना होगा, यानी उस बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल में बदलना होगा। और हमें पता है कि रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में बदलते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में देखा है कि रेक्टिफायर्स हम लोग बनाते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर्स बनाते हैं। वहाँ भी हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर्स, फुल वेव रेक्टिफायर्स हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट में बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायोड्स एंड सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एलिमेंट्स। यहाँ होगा क्या कि डीसी मशीन्स में हम लोग एक मैकेनिकल रेक्टिफायर यूज करते हैं, ठीक है, और जिसको हम लोगों ने नाम दिया कम्यूटेटर। यहाँ क्या है, डीसी मशीन के मोशन के वजह से ही हम लोग ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं और ऐसा इक्विपमेंट लगाते हैं कि उस मोशन के हेल्प से ही हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को, जो बाई डायरेक्शनल करंट इंड्यूस हो रहा है, जो अल्टरनेटिंग साइनसोइडल इंड्यूस हो रहा है आपके आर्मेचर कंडक्टर्स में, उसको रेक्टिफाई करके यूनि डायरेक्शन बना के एक्सटर्नल सर्किट में भेजते हैं। तो ये काम हम लोग एक मैकेनिकल रेक्टिफायर से करते हैं जिसका नाम हमने दिया कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर करता क्या है और कम्यूटेशन होता क्या है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो पहले स्टार्टिंग के क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह हम लोग सिंपल लूप जनरेटर लेके चलते थे। और सिंपल लूप जनरेटर के अंदर होता क्या था, सिंपल लूप जनरेटर के अंदर एक सिंगल टर्न कॉइल था। उस सिंगल टर्न कॉइल को हम मशीन में रोटेट कराते थे और देखते थे कि अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होता था और हमें साइनसोइडल अल्टरनेटिंग साइनसोइडल इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता था। वहां हमने देखा था कि जब तक हम लोग स्लिप रिंग यूज करते थे एक्सटर्नल सर्किट में भी अल्टरनेटिंग साइनसोइडल के वजह से ही अल्टरनेटिंग करंट एक्सटर्नल सर्किट में जाता था। लेकिन हमने देखा कि सिंपल लूप जनरेटर में ही हमने उस रिंग को जो स्लिप रिंग्स थे उन्हें रिप्लेस करके, जब हम लोग स्प्लिट रिंग जब हम लोगों ने यूज़ किया तो स्प्लिट रिंग की वजह से हमने देखा कि वहाँ रेक्टिफिकेशन होने लगा, वहाँ बाई डायरेक्शन करंट को यूनि डायरेक्शन में हम लोगों ने बदल दिया। और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी चर्चा की थी कि स्प्लिट रिंग जो होता है वो सबसे प्राइम फॉर्म है, सबसे बेसिक फॉर्म है कम्यूटेटर का। और वहाँ हमने देखा कि स्प्लिट रिंग के हेल्प से हमने सिंपल लूप जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई डायरेक्शनल था उसको हमने एक्सटर्नल सर्किट में यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट करके निकाला था। तो ये सब पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं, उसी में हम लोग और आगे आ जाएंगे। तो आज का टॉपिक है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन, ठीक है। अब कम्यूटेशन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कम्यूटेशन जो हम लोग बार बार कहते हैं कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना, कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना, तो होता क्या है, कम्यूटेशन की वजह से कोई परेशानियां आती हैं तभी तो कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने की बात हम लोग करते हैं। तो होता क्या है, कम्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके मशीन में स्पार्किंग जुड़ी हुई रहती है और स्पार्किंग की वजह से हमारा बहुत सारा लॉसेस होता है। डीसी मशीन के साथ जुड़ी हुई सबसे मुश्किल और सबसे प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें हैं वो कम्यूटेशन की वजह से ही होती हैं। इन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे। होता क्या है, स्पार्किंग। अब स्पार्किंग को समझने से पहले, इन सारी चीज़ों को, कम्यूटेशन को समझने से पहले एक बार स्पार्किंग को हम समझ लेंगे। और स्पार्किंग को समझने से पहले स्पार्किंग का कारण हम लोग जानेंगे। स्पार्किंग तो सबको पता है, स्पार्किंग सब लोगों ने देखा है। तो आज स्पार्किंग को भी डिटेल से हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। होता क्या है कि हम लोग हमेशा देखते हैं, आप लोगों ने गौर किया होगा कि कभी भी इवन आपके घर का स्विच भी हो, जब हम लोग स्विचिंग एक्शन करते हैं, जो स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं, जब भी कांटेक्ट मेक और कांटेक्ट ब्रेक करते हैं दो अलग अलग पोटेंशियल प्लेट्स के बीच में, दो अलग अलग मेटालिक कंडक्टर्स के बीच में जो अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, तो हम लोगों ने कई बार स्पार्किंग देखा होगा अपने घर में। आपने स्विच में भी कई बार, अगर आप लोगों ने अंधेरे कमरे में गौर किया होगा, तो स्विचिंग करने समय और स्विचिंग ब्रेक करने समय, यानी कॉन्टैक्ट मेक और कॉन्टैक्ट ब्रेक करने समय स्पार्किंग होती है हमेशा।
स्पार्किंग का रीजन क्या है? तो होता क्या है कि कंसेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। तो इन नॉर्मल केस, इन नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर को एक ही कहते हैं, लेकिन हायर इंजीनियरिंग स्टडीज में दोनों का मतलब अलग हो जाता है। आपके दोनों इंसुलेटर है, दोनों इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर इन नॉर्मल केस दोनों एक ही तरह से है, लेकिन जैसे ही हायर इंजीनियरिंग स्टडीज में जाएंगे हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन का एक कंसेप्ट आता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और उस पोलराइजेशन की वजह से सर्टेन प्रॉपर्टीज डाइलेक्ट्रिक में डिफर करती है। लेकिन इन नॉर्मल केस डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। और होता क्या है कि डाइलेक्ट्रिक का काम है, इंसुलेटर है तो उसका काम है, जाहिर है, करंट को अपने थ्रू, जो मटेरियल जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो करंट को अपने से होके जाने, फ्लो नहीं होने देगा, और करंट कोई भी चार्ज को अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देगा। यही इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है। तो इंसुलेटर का काम है इंसुलेशन प्रोवाइड करना, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को, किसी भी चार्ज को अपने थ्रू फ्लो होके जाने नहीं देना। ठीक है, तो इंसुलेटर है, चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल की हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की टेस्टिंग करते हैं। तो होता क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल नॉर्मली एक डाइलेक्ट्रिक है, हमने उसको एक चैम्बर में रखा, और यहाँ दो मेटालिक बॉल टाइप स्ट्रक्चर बहुत नज़दीक हमने रख दिया, और यहाँ से वैरिंग वोल्टेज हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। वोल्टेज को हम इंक्रीज करते जाते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल चूंकि डाइलेक्ट्रिक है, यानी इंसुलेटर है, वो कोई भी करंट को कंडक्ट नहीं करेगा और इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगा। लेकिन बढ़ाते वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे। आपका मीटर जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि कितना वोल्टेज बढ़ रहा है, आपका वोल्ट मीटर शो कर रहा है। बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग 40 kV पर सेंटीमीटर के आसपास पहुंचेंगे। 40 kV पर सेंटीमीटर के आसपास पहुंचेंगे, यहाँ पे स्पार्किंग होगी, और चार्ज इस ट्रांसफार्मर ऑयल से होता हुआ, जंप करता हुआ एक आर्क इस टर्मिनल से, इस हायर पोटेंशियल टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ चला जाएगा, और हम लोग इस फेनोमेनन को बोलेंगे, इस कंसेप्ट को बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, और हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, जो अलग अलग पोटेंशियल के जो दो प्लेट्स हैं जिनसे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स के। ठीक है, तो हर एक मटेरियल जो डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, वो इंसुलेटर हमेशा नहीं रहेगा। उसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि वो अप्लाइड वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ तक पहुंच जाएगा, और उस मटेरियल का हम लोग बोलेंगे कि उस मटेरियल, अब जो इंसुलेटिंग मटेरियल था, इस वोल्टेज के बाद से वो इंसुलेटिंग मटेरियल भी कंडक्ट करने लगेगा, और हम लोग बोलेंगे कि इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। और जिस पॉइंट पे, जिस वोल्टेज पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, जिस वोल्टेज पर सेंटीमीटर पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। तो हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ ही ऐसा होता है। अब होता क्या है कि ट्रांसफार्मर वायर के बीच में हमने गैप कम रखा था, तो इस वोल्टेज पे हुआ, अगर हम लोग गैप बढ़ा देते तो और ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता, तब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता। गैप अगर हम लोग कम कर देते तो हो सकता है कुछ कम वोल्टेज में ही डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता, यानी अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। अब होगा क्या कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करें, और हम लोग अगर इसके बीच के सेपरेशंस को बढ़ा दें तो हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना होगा इसके बीच के ट्रांसफार्मर ऑयल को डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को कराने के लिए। यही अगर हम लोग डिस्टेंस और कम कर दें, अभी जो डिस्टेंस उससे कम कर दें, तो हो सकता है कुछ कम वोल्टेज पे ही ट्रांसफार्मर ऑयल का डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए। इस तरह एयर भी क्या है, डायरेक्ट्रिक है, एयर का भी डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। तो नॉर्मली एयर का डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में हम लोग लेके चलते हैं ऑलमोस्ट 40 kV पर सेंटीमीटर पर, एयर का भी डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ हम लोग लेके चलते हैं। अब होता क्या है कि स्विचिंग जब हम लोग कर रहे हैं, स्विच ऑन या स्विच ऑफ, कॉन्टैक्ट मेक और कॉन्टैक्ट ब्रेक कर रहे हैं, स्विचिंग के टाइम में जो ट्रांजिएंट कंडीशन है, यानी स्विच का टर्मिनल, जो दो मेटालिक कॉन्टैक्ट्स हैं अलग अलग पोटेंशियल पे, ये बहुत नजदीक पहुंचे, और हो सकता है डिस्टेंस उनके बीच में माइक्रोमीटर से भी कम हो, जस्ट एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, जस्ट एट द टाइम ऑफ दोनों जब सटने वाले हैं स्विच मेकिंग के समय, तो हो सकता है उस बीच में होता क्या है कि बीच का एयर गैप बहुत कम हो गया, 1 मिलीमीटर से भी कम, 1 माइक्रोमीटर के बराबर डिस्टेंस है। उस बीच में होता क्या है कि कुछ चार्ज, अब क्या है, दोनों के बीच का पोटेंशियल प्लेट और सेपरेशन इतना कम है कि वो वोल्टेज भी अब इतना सफिशिएंट है कि इसके बीच के एयर का डायरेक्टली ब्रेकडाउन करा सकता है, और चार्ज एयर में जंप हो जाता है। इसी कारण से कॉन्टैक्ट मेक करने से हमें स्पार्किंग मिलती है, और कॉन्टैक्ट ब्रेक करने से भी जब दोनों मेटल्स टच में थे तो करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो एक दोनों में हो रहा था, लेकिन जैसे ही सेपरेट हुआ
अब क्या है कि डायरेक्ट आपका मेटालिक कांटेक्ट, डायरेक्ट कंडक्टर कांटेक्ट तो हट चुका है, लेकिन बीच का एयर कॉलम इतना कम है कि वो 230 वोल्ट का नॉर्मल वोल्ट भी जो हाउस होल्ड में चलता है वो भी इतना सफिशिएंट है कि यहाँ पर डायरेक्टिव ब्रेकडाउन करा दे, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टिव ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके अप्लाइड आपके डिस्टेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल डिफरेंट पोटेंशियल प्लेट्स के बीच में। तो यहाँ इस तरह कॉन्टैक्ट मेकिंग, कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग के समय हमेशा स्पार्किंग होगा। अब होता क्या है कि कॉम्यूटेशन में, तो कॉम्यूटेशन में स्पार्किंग तो होता क्या है कि कॉम्यूटेशन में हम लोग देखते हैं कि जो आपका कॉम्यूटेटर है उसमें अलग अलग सेगमेंट्स हम लोग बनाते हैं जो माइका के इंसुलेशन से सेपरेट हैं। और होता क्या है कि ये आपके आर्मेचर के साथ, आर्मेचर कोर के साथ, आपके एक्सियल शाफ्ट के साथ ये कॉम्यूटेटर भी रोटेट करता है और ब्रशेस अपने पोजीशन पे फिक्स हैं। कार्बन ब्रशेस, ग्रेफाइट ब्रशेस या कहीं कहीं कॉपर ब्रशेस जो हम लोग यूज करते हैं ये अपने पोजीशन के साथ फिक्स है। अब होता क्या है कि ये रोटेट कर रहा है, तो जाहिर है ब्रश हर वक्त कुछ कुछ समय के बाद एक सेगमेंट को छोड़ के दूसरे सेगमेंट में जा रहा है, बीच में माइका इंसुलेशन है, यानी हर वक्त कांटेक्ट मेकिंग और कांटेक्ट ब्रेकिंग हो रही है। एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट को पकड़ता है और पहले वाले सेगमेंट को छोड़ता है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है क्योंकि कम्यूटेटर रोटेट कर रहा है, यानी हर वक्त आपका कांटेक्ट मेकिंग और कांटेक्ट ब्रेकिंग हो रहा है। हर वक्त आपका होता क्या है, जैसे मान लीजिए इस पोजीशन को अगर हम लोग लेके चले और सपोज दैट इस सेगमेंट से जुड़ा हुआ हमारा ब्रश है और हमेशा ध्यान में रखना है कि ब्रश का हम लोग ब्रश का जो थिकनेस रखते हैं, जैसे सपोज दैट ये सेगमेंट है, हमने नाम दे दिया सेगमेंट ए एंड सेगमेंट बी, कम्यूटेटर सेगमेंट ए एंड कम्यूटेटर सेगमेंट बी। तो हम लोग अगर गौर करेंगे ना तो देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट ए जो है ना, कम्यूटेटर सेगमेंट ए का जो मेटालिक पोर्शन है, जो कॉपर पोर्शन है, उसके एक तरफ माइका इंसुलेशन एक सर्टेन थिकनेस का और उतना ही माइका इंसुलेशन दूसरी तरफ, यानी एक सेगमेंट के दो तरफ माइका इंसुलेशन है। हम लोग ब्रश को ऐसा डिजाइन करते हैं कि ब्रश का जो विड्थ होता है वो खास करके इस तरह से रहता है, ब्रश का विड्थ, कि एक माइका इंसुलेशन और इस कम्यूटेटर सेगमेंट के विड्थ के बराबर होता है, यानी हर सेगमेंट के दोनों तरफ माइका इंसुलेशन है, लेकिन ब्रश का विड्थ हम लोग ऐसा रखते हैं कि ब्रश का जो विड्थ है, ब्रश की जो चौड़ाई है, वो एक आपके कम्यूटेटर सेगमेंट और एक माइका इंसुलेशन के बराबर रहती है। अब होता क्या है कि आपका इस तरह से कम्यूटेटर सेगमेंट रोटेट कर रहा है, ब्रश अपने पोजीशन पे फिक्स है। तो जब ये कम्यूटेटर सेगमेंट रोटेट करने लगे, अभी कम्यूटेटर सेगमेंट पूरी तरह से सेगमेंट ए से, अभी ब्रश पूरी तरह से कम्यूटेटर सेगमेंट ए से जुड़ा हुआ है। जब आपका कम्यूटेटर मूव करने लगेगा, घूमने लगेगा इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके घूमने की वजह से ब्रश तो अपने पोजीशन पे फिक्स है, लेकिन धीरे धीरे ये शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, ये शिफ्टिंग स्टार्ट होगी। और शिफ्टिंग की वजह से होगा क्या कि अभी तो पूरी तरह से ब्रश आपके सेगमेंट ए के कांटेक्ट में था, लेकिन अब जस्ट ये पहुंचने वाला है सेगमेंट बी से टच होने वाला है, सेगमेंट बी के बहुत बहुत नजदीक है, बल्कि माइका इंसुलेशन तक चला गया क्योंकि ये घूम रहा है अब इससे, लेकिन फिर भी अभी आपका ब्रश इस सेगमेंट से टच नहीं किया है। होता क्या है कि यहाँ का पोटेंशियल इतना अभी सफिशिएंट हो जाता है कभी कभी कि इसके बीच के एयर गैप को का डायरेक्टिव ब्रेकडाउन करा के चार्ज यहाँ से जंप कर जाता है। उसका भी बहुत सारा कारण है, आगे हम लोग देखेंगे कि चार्ज किस तरह से फ्लो होने में उसके रुकावट क्रिएट करता है। रिएक्टेंस वोल्टेज हम लोग देखेंगे, रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से तो हमें पता है कि चार्ज कहीं रुकेगा नहीं, तो चार्ज यहाँ से जंप करके एयर से एक इसमें ब्रश से सेगमेंट तक चला जाता है और हम लोग बोलते हैं कि यहाँ डायरेक्टिव ब्रेकडाउन हो गई, यहाँ स्पार्किंग हो गई। ये हमेशा होगा, कॉन्टैक्ट मेकिंग और कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग दोनों के दौरान ये स्पार्किंग हमेशा होता रहेगा, क्योंकि हमेशा हर वक्त ब्रश एक सेगमेंट को छोड़कर दूसरे सेगमेंट में जा रहा है, यानी कॉन्टैक्ट मेकिंग हो रही है, और हर वक्त एक सेगमेंट को छोड़ रहा है पुराने वाले को, यानी कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग हो रही है। तो ये हमेशा चलता रहेगा, हम लोग इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहाँ भी स्पार्किंग रहेगी वहाँ हाई एनर्जी हाई हीट एसोसिएटेड रहेगा, और जहाँ हाई हीट एसोसिएटेड रहेगा वहाँ पे आपका जो कम्यूटेटर सेगमेंट डैमेज होगा, आपका मशीन डैमेज होगा, आपके प्रोसेस डैमेज होंगे। तो कहीं भी स्पार्किंग आर्किंग हाई हीट को अपने साथ लिए रहती है, जो कि आगे बहुत डैमेज का कारण बनती है। तो इसको हमें एलिमिनेट करने की जरूरत होती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि कम्यूटेशन को जितना बेटर बनाए, यानी कम्यूटेशन को जितना स्पार्कलेस बनाए। 100% कम्यूटेशन को हम लोग स्पार्कलेस तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ बहुत हद तक स्पार्कलेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये कम्यूटेशन के ये सब लिमिटेशंस हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से कम्यूटेशन को हम लोग बेटर बनाना चाहते हैं। तो स्पार्किंग को हमने समझा, डायरेक्टिव ब्रेकडाउन के कंसेप्ट को समझा। अब हम लोग आ जाएंगे मेन कम्यूटेशन में। अब होता क्या है कि जो मशीन का हमने एग्जांपल लिया था, सपोज दैट कोई भी मशीन है, मैग्नेटिक फील्ड है, मेन पोल्स हमारे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, टू पोल मशीन का एक एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, तो आपका फ्लक्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल होगा। अभी आर्मेचर रिएक्शन के असर को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं अपने स्टडी को इजी बनाने के लिए। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि कोई आर्मेचर रिएक्शन का असर नहीं है, यानी आर्मेचर फ्लक्स का असर आपके मेन फील्ड फ्लक्स पे नहीं है।
यानी आपके मेन फील्ड फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनियस है, इवन है, फ्लक्स डेंसिटी चारों तरफ ऑलमोस्ट बराबर है। हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं मशीन को बनाने की जिसकी फ्लक्स डेंसिटी होमोजेनियस हो। अब हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पर जो आपका आर्मेचर कोर होगा, सिलिंड्रिकल ड्रम होगा, और यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ज्योमेट्री के हिसाब से सेंटर ऑफ नॉर्थ पोल टू सेंटर ऑफ साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी पोलर एक्सिस, और इस पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ज्योमेट्री के हिसाब से, इस पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ज्योमेट्री के हिसाब से, ये होगा आपका ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जीएनए। अब हमने देखा था कि यहाँ आर्मेचर फ्लक्स हम लोग अभी एज्यूम करके चल रहे थे कि आर्मेचर फ्लक्स का असर, कोई भी असर आपके मेन फील्ड फ्लक्स पे नहीं है, तो जाहिर है फ्लक्स, लाइन ऑफ फ्लक्स भी एकदम आपके पैरेलल है पोलर एक्सिस के, लाइन ऑफ फ्लक्स अभी पोलर एक्सिस से पैरेलल है, तो जाहिर है इस वक्त इस केस में जब आर्मेचर रिएक्शन का असर हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो यहाँ एमएनए और जीएनए एक ही लाइन पे होगा, यानी एमएनए और जीएनए कोइंसाइड कर रहा होगा। पहले भी पिछले क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग ब्रशेस का पोजीशन जानबूझ के एमएनए पे ही रखते हैं। कारण क्या है उसका, तो कारण भी पहले हम लोग देख चुके हैं, एक बार फिर हम लोग देख लेंगे। तो सबसे इजी केस हम लोग किसका लेके चलते हैं, सिंपल लूप जनरेटर का। ठीक है, तो आज सिंपल लूप जनरेटर के एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। आपका ये सिंपल लूप जनरेटर है जहाँ एक टर्न के कॉइल को हम लोग लेके चलते थे, एक सिंगल टर्न के कॉइल को। यहाँ क्या होता था, ये कॉइल है जिसमें कंडक्टर ए बी है, कंडक्टर सी डी है, एंड कनेक्शन फ्रंट कनेक्शन मिलके ये कॉइल बना। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले भी हम लोग क्या करते थे कि एक कॉपी को कोर मान लेते थे, इस कॉपी को हमने कोर मान लिया और इमेजिन किया हमने कि इस कॉइल को इस कोर पे हमने माउंट कर दिया है, कंडक्टर ए बी, एंड कनेक्शन, कंडक्टर सी डी और इधर फ्रंट कनेक्शन, यानी इस कोर पे हमने कॉइल को रखा है। एयर कोर भी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान के चल रहे हैं इस कॉपी पे हमने रखा है, इस कॉइल को हमने माउंट कर दिया है। अब हम लोग देखते थे कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे और हम लोग यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते थे और देखते थे कि यहाँ पे इस पोजीशन पे जब आपका कॉइल रहे, आपका कंडक्टर ए बी, सपोज दिस इज कंडक्टर ए बी जब यहाँ है टॉप पोर्शन पे है, तो हम लोग देखते थे कि इस पोजीशन पे जब कॉइल आता था तो दो चीजें होती थी। कॉइल के प्लेन से फ्लक्स का लिंकेज तो मैक्सिमम है, लेकिन कॉइल रोटेट कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मिनिमम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मिनिमम है, किधर से भी रोटेट कर रहा है, मान लीजिए क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे मिनिमम है। यानी इस पोजीशन पे जब आपका कॉइल ए बी है तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मिनिमम है, और जाहिर है उसी वक्त यहाँ पे आपका कॉइल सीडी है, कॉइल सीडी में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मिनिमम होगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ कितना भी घूमे आपका कॉइल ऑलमोस्ट आपके किसी ना किसी लाइन ऑफ फ्लक्स के पैरेलल चल रहा है, लाइन ऑफ फ्लक्स को काट नहीं रहा है, फ्लक्स कटिंग नहीं हो रही है। यहाँ जो भी लाइन ऑफ फ्लक्स यहाँ होता, यहाँ जो भी लाइन ऑफ फ्लक्स होता, तो यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद भी इसी फ्लक्स से कनेक्टेड है, इसी फ्लक्स के पैरेलल चल रहा है, इस फ्लक्स को कट नहीं कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग घूम के इस पोजीशन पे पहुंचते थे तो हम लोग देखते थे कि इस कॉइल के प्लेन से फ्लक्स लिंकेज तो मिनिमम है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है, क्योंकि उतना ही रोटेशन अगर हम यहाँ देंगे तो बहुत सारे लाइन ऑफ फ्लक्स को ये काट रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज यहाँ इस केस में मैक्सिमम है। तो हम लोगों ने देखा कि इस केस में दो चीजें हो रही थी, फ्लक्स लिंकेज इस कॉइल के प्लेन से तो मैक्सिमम है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मिनिमम है, ऑलमोस्ट जीरो है। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज ही इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। तो ये ऑलमोस्ट जीरो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज है, तो कॉइल जब इस पोजीशन पर रहेगा, इस कॉइल के कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, ऑलमोस्ट जीरो यानी मिनिमम होगा। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए हमने देखा कि एमएनए के अलोंग जब हम अपने कॉइल के प्लेन को रखेंगे तो आपके कॉइल के कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा, यानी मिनिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इसी कारण से होता क्या है, अब हमने एक चीज और देखा था, जैसे ये ए बी कंडक्टर है, सपोज दैट आपका ए बी कंडक्टर इस वक्त यहाँ है, यानी कॉइल को हमने ऐसे रखा है, आपका ए बी कंडक्टर, आपका सी डी कंडक्टर यहाँ, सपोज दैट ए बी कंडक्टर यहाँ है, तो होगा क्या कि यहाँ हम लोग देखेंगे जब आपका ए बी कंडक्टर यहाँ है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से जब हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज ऐसे फ्लक्स के डायरेक्शन में हमारा इंडेक्स फिंगर और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ, तो हमारा मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगा कि यहाँ क्रॉस यानी अंदर की तरफ इंड्यूस्ड ईएमएफ में करंट अगर फ्लो हो रहा होगा तो अंदर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, अब वही कॉइल जब घूम के एमएनए को क्रॉस करके इधर आ जाएगा,
वही कंडक्टर जब घूम के एमएनए को क्रॉस करके इधर आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अब लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आउटवर्ड है यानी डॉट है। ठीक है, ये अंतर किस पॉइंट से आया? तो हम लोग अगर गौर करें तो देखें कि एमएनए के जब तक लेफ्ट साइड ये कंडक्टर हमारा एबी है तब तक वो नॉर्थ पोल के प्रभाव में है और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इनवर्ड है। लेकिन जैसे ही एमएनए को क्रॉस कर देता है और हल्का सा भी राइट आ जाता है तो अब वही कंडक्टर साउथ पोल के प्रभाव में है और यहाँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के हम लोग देख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट है यानी आउटवर्ड है। यानी ये बदलाव कहाँ आ रहा है, किस पॉइंट से बदलाव आ रहा है, किस लाइन से बदलाव आ रहा है? तो ये एमएनए जो लाइन है उसी के पास से बदलाव आ रहा है। एमएनए के पहले जब तक था यानी एमएनए के लेफ्ट साइड जब तक था हमारा कंडक्टर एबी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इनवर्ड था। एमएनए को क्रॉस करके जब जस्ट राइट आ गया हमारा कंडक्टर एबी तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया। यानी इसी पॉइंट से इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन में बदलाव आता है और इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन भी बोलते हैं, एमएनए को हम लोग एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करंट के डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है। पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि दुनिया का कोई भी मशीन हो उसके आर्मेचर कंडक्टर्स में अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ ही जनरेट होता है। हम लोग उसको कम्यूटेशन प्रोसेस यूज करके उसका रेक्टिफिकेशन करके बाई डायरेक्शन करंट को यूनि डायरेक्शन बना के हम लोग एक्सटर्नल सर्किट में निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन। इसी कारण से हम लोग ब्रश को यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं। हम लोग एमएनए के अलोंग ब्रश को लगाते हैं। हाँ, हालांकि ये बात और है कि इस वक्त एमएनए और जीएनए कोइंसाइड कर रहा है। हमने देखा कि आर्मेचर रिएक्शन के असर की वजह से एमएनए शिफ्ट कर जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एमएनए के अलोंग ही ब्रश को लगाएं। तो हम लोग ब्रश के एक्सिस को भी हम लोग शिफ्ट करते हैं। किसी किसी मशीन में जानबूझ के डिजाइन करते हैं कि रेटेड लोड करंट पर जो आपका आर्मेचर फ्लक्स होगा, आर्मेचर एमएमएफ होगा, उसके असर की वजह से जितनी शिफ्टिंग होगी हम लोग ऑलमोस्ट कैलकुलेट करके उस नए एमएनए का जो एक्सेस है उसके अलोंग ब्रश को रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसका भी कारण क्या है, क्यों ब्रश को हम लोग एमएनए के ही अलोंग रखने की कोशिश करते हैं? तो होता क्या है कि जैसे सिंपल लूप जनरेटर हम लोग लेके चलते थे, सिंगलटन कॉइल लेके चलते थे, तो यहाँ एक स्पेशल चीज हम लोग करते थे। हम लोगों ने देखा कि रेक्टिफाई करने के लिए यानी बाहर के सर्किट में करंट को यूनि डायरेक्शन बनाने के लिए हम लोग एक चीज यूज करते थे जिसको हम लोग बोलते थे स्प्लिट रिंग। यहाँ एक मेटालिक रिंग को इक्वल हाफ में हम लोग कट करते थे, बीच में माइका इंसुलेशन डालते थे जिससे माइका इंसुलेशन से सेपरेटेड दो अलग अलग मेटालिक डिस्क हमें मिलता था, अलग अलग सेगमेंट मिलता था, मेटालिक सेगमेंट ए बी और सेगमेंट सी डी इस तरह में मिलता था और इसके हेल्प से हम लोग करंट को यूनि डायरेक्शन कर देते थे। ये हमने पहले भी देखा है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब ब्रश हमारा एक सेगमेंट को छोड़ के दूसरे सेगमेंट में जाएगा तो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जब भी कांटेक्ट मेकिंग और कांटेक्ट ब्रेकिंग होगी वहां स्पार्किंग होगी। ठीक है, हमें स्पार्किंग को मिनिमाइज कराना है यानी कम्यूटेशन को बेटर बनाना है। अब स्पार्किंग को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हमने देखा कि जब हमारा कॉइल इस पोजीशन पे रहता है उस वक्त हमारे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होता है। तो अगर हम ऐसा डिजाइन करें इस कॉइल के साथ इस स्प्लिट रिंग का ओरिएंटेशन इस तरह से करें, इस स्प्लिट रिंग को इस तरह से अटैच करें इस कॉइल के साथ कि जिस समय हमारा कॉइल इस पोजीशन पर है यानी एमएनए के अलोंग है यानी एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन के अलोंग है, उसी वक्त हमारा ब्रश भी यहाँ माइका इंसुलेशन पे रहे, हमारा ब्रश माइका इंसुलेशन पे रहे। यही हम लोगों की कोशिश होती है, इसीलिए हम लोग एमएनए के अलोंग ब्रश को रखते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा क्या कि जब हमारा कॉइल रोटेट कर रहा है तो जाहिर है आपका स्प्लिट रिंग जो कम्यूटेटर का सबसे प्राइम फॉर्म होता है, स्प्लिट रिंग भी रोटेट कर रहा है, ब्रश अपने पोजीशन पे फिक्स है। यानी अगर हम लोग गौर करें तो पहले ये ब्रश सीडी पे रहा होगा और अब माइका इंसुलेशन पर आके फर्दर और अगर हम लोग रोटेट कराएंगे तो आपका ब्रश सेगमेंट एबी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रोटेशन यहाँ पे हो रहा है। अब रोटेशन होने के दौरान होता क्या है कि हम लोग देखते हैं अगर हम लोग इस तरह से इसको डिजाइन करें सिस्टम को, आपके स्प्लिट रिंग का ओरिएंटेशन इस तरह से रखें कि जिस वक्त कॉइल इस पोजीशन पे है उसी वक्त ये आपका सेगमेंट सीडी को छोड़ के ब्रश सेगमेंट एबी पे जा रहा हो, तो फायदा क्या मिलेगा कि हमें स्पार्किंग को मिनिमाइज करना है। हमें पता है कि जब भी कांटेक्ट मेकिंग और कांटेक्ट ब्रेकिंग करेंगे स्पार्किंग होगी यहाँ, यानी आपका ब्रश सेगमेंट सीडी को छोड़ के सेगमेंट एबी में जा रहा है तो स्पार्किंग होगी। लेकिन हम लोगों ने इस तरह से इसे ओरिएंट किया, इस तरह से इसका ओरिएंटेशन रखा, इस तरह से इसको डिजाइन किया कि ये शिफ्टिंग ब्रश की
सेगमेंट CD से सेगमेंट AB में उस वक्त हो जब हमारा कॉइल इस पोजीशन पे है, क्योंकि इस पोजीशन पे हमारे कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मिनिमम होता है और इसमें कोई ईएमएफ ही नहीं इंड्यूस होता है। और जब हमारे कॉइल में कोई ईएमएफ ही नहीं इंड्यूस होता है तो हमारे कंडक्टर में कोई करंट नहीं फ्लो होता है, और जब कंडक्टर में कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा तो जाहिर है हमारा ब्रश इस सेगमेंट को छोड़ के उस सेगमेंट में जाए भी तो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे नहीं है जो स्पार्किंग का कारण बने, और स्पार्किंग हमारा मिनिमम यानी लगभग जीरो, ऑलमोस्ट जीरो स्पार्किंग हमारी होती है। तो आइडियल कंडीशन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जब कॉइल हमारा इस पोजीशन पर है उसी वक्त हमारा ब्रश एक सेगमेंट को छोड़ के दूसरे सेगमेंट पे जाए तो हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो सके। इसीलिए हम लोग ब्रश को इस MNA के अलोंग ही रखते हैं, यानी एक्सिस ऑफ कम्युनिकेशन के अलोंग ही रखते हैं। ये हमारा टारगेट रहता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे हम लोग देखेंगे जो इन सब चीज़ों को मतलब स्पार्कलेस आपके कम्युनिकेशन बनाने में हैम्पर करती हैं और परेशानी का कारण बनती है। उन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब समझ लीजिए कम्युनिकेशन है क्या। तो हमने देखा कि हमारा कंडक्टर AB जो था इस समय जब इस पोजीशन पे था, यानी आपके MNA के लेफ्ट साइड में था, तो इसमें इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ और था, और जैसे ही इसने MNA को क्रॉस किया इसमें इंड्यूस्ड EMF और करंट का डायरेक्शन बदल गया। यानी इसके अलोंग MNA के अलोंग MNA एक ऐसा लाइन है जिसको पार करने के साथ आपके कंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन बदलता है। तो डायरेक्शन बदल रहा है हमें दिख गया, बस हमें इसी बदले हुए डायरेक्शन को आगे नहीं जाने देना होता है। यानी डायरेक्शन बदल रहा है आपके आर्मेचर कंडक्टर्स में भी, लेकिन हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि एक्सटर्नल सर्किट में यूनि डायरेक्शन ही करंट जाए। यही प्रोसेस आपका कम्युटेशन है। होता क्या है कि बाई डायरेक्शन करंट को कम्यूटेटर के हेल्प से यूनि डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करके हम एक्सटर्नल सर्किट में जाने देते हैं। यही प्रोसेस कम्यूटेशन है। कम्यूटेशन का दूसरा डेफिनेशन भी है। कम्यूटेशन का दूसरा डेफिनेशन है कि अब हमने देखा कि होता क्या है कि इस पोजीशन पे हम लोग ब्रश का विड्थ इस तरह से रखते हैं कि ब्रश का विड्थ आपके माइका इंसुलेशन ज्यादा होता है। ये स्प्लिटरिंग का ही हम लोग एग्जांपल लेके चलें तो जिस वक्त शिफ्टिंग हो रही है ना उस वक्त एक ऐसा पोजीशन आता है जैसे इस वक्त ब्रश का कुछ पार्ट सेगमेंट AB से कनेक्टेड है, सेगमेंट CD से भी कनेक्टेड है। यानी इस शिफ्टिंग के समय एक ऐसा फेज आता है जिस समय आपके ब्रश ने दोनों सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो कम्यूटेशन का एक डेफिनेशन और भी है कि शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन में जब आपके कॉइल में करंट का रिवर्सल हो रहा हो शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में, उस प्रोसेस को और उस फेनोमेनन को हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। यानी रिवर्सल ऑफ करंट इन ए कॉइल ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट पीरियड इज नोन एज कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन का एक डेफिनेशन ये भी होता है। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कम्यूटेशन का एक डेफिनेशन और होगा। कम्यूटेशन का डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस बाय व्हिच द करंट इन ए शॉर्ट सर्किटेड कॉइल इज रिवर्स्ड व्हाइल इट क्रॉसेस ए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इज नोन एज कम्यूटेशन। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके शॉर्ट सर्किटेड कॉइल का करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है जब वो MNA से क्रॉस करता है, उस प्रोसेस को हम लोग कम्यूटेशन बोलते हैं। फिर से बोल देते हैं, द प्रोसेस बाय व्हिच द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए शॉर्ट सर्किटेड कॉइल इज रिवर्स्ड व्हाइल इट क्रॉसेस मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इज नोन एज कम्यूटेशन। यानी हमने देखा कि जिस वक्त आपका कॉइल इस पोजीशन पे था और इस पोजीशन से होके क्रॉस कर रहा था, यानी पहले अब ये आपका कंडक्टर AB यहाँ था, अब यहाँ आके जस्ट क्रॉस कर रहा है MNA को, तो होता क्या है कि वो ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके शॉर्ट सर्किट कॉइल, क्योंकि इस समय हम लोग देखते हैं कि ब्रश ने दोनों सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट कर दिया। जब करंट का डायरेक्शन बदल रहा था कॉइल में, उस वक्त ब्रश ने दोनों सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट कर दिया था। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें करंट का डायरेक्शन आपके कॉइल में बदल रहा है शॉर्ट सर्किट के दौरान, आपके इस शॉर्ट सर्किटेड कॉइल में जब वो MNA से क्रॉस करता है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कम्यूटेशन बोलते हैं। यानी द प्रोसेस बाय व्हिच द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, the direction of current in the short circuited coil is reversed while it crosses MNA is known as commutation। ये प्रोसेस कम्यूटेशन है। और जितने टाइम तक आपका ब्रश शॉर्ट सर्किटेड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन पीरियड TC। कम्यूटेशन पीरियड TC। और TC एक्चुअली क्या होता है? तो डेफिनेटली आपके ब्रश का जो विड्थ होगा वो तो रिस्पॉन्सिबल है ब्रश विड्थ डिवाइडेड बाय पेरिफेरल वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है इसमें हम लोग देखते हैं ना कि एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड जिस तरह किसी व्हील को इस तरह से घुमाएंगे ये एंगुलर वेलोसिटी है, और अगर इस व्हील में पट्टा लगा दिए किसी और व्हील से जोड़ के तो ये पट्टा इस तरफ जा रहा है, ये लीनियर वेलोसिटी है। तो इसमें हम लोग लीनियर वेलोसिटी के टर्म में पेरिफेरल वेलोसिटी को निकालते हैं। तो पेरिफेरल वेलोसिटी, तो जितने पीरियड तक आपके ब्रश ने सेगमेंट्स को शॉर्ट सर्किट रखा है वो हो जाता है आपका कम्यूटेशन पीरियड, या उसको कहीं कहीं ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, TC से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। अब होता है कि कम्यूटेशन हमने तो कोशिश कर लिया
कि जिस वक्त आपका कॉइल एमएनए के अलॉन्ग रहे, हमने कोशिश तो कर लिया कि जिस वक्त आपका कॉइल एमएनए के अलॉन्ग रहे, यानी जिस वक्त इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो, उसी वक्त आपका ब्रश एक सेगमेंट को छोड़कर दूसरे सेगमेंट में जाए। लेकिन क्योंकि होता क्या है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उस वक्त जीरो होता है और चांसेस ऑफ स्पार्किंग बहुत कम हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में मैंने पहले बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को होने नहीं देती है और कहीं ना कहीं स्पार्किंग का कारण बनती है। उन चीज़ों को देखेंगे, यानी कंपटीशन में प्रॉब्लम्स कैसे आता है उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कुछ कॉइल्स का एग्जांपल लेके चलेंगे आपके मेन मशीन में। तो यहाँ कुछ कॉइल्स का एग्जांपल लेके चलेंगे। सपोज दैट आपका आर्मेचर है और उसके कॉइल्स को हमने इस तरह से दिखाया है, एक कॉइल, और डेवलप डायग्राम हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह कम्यूटेटर सेगमेंट से हम लोग अपने कॉइल्स का कनेक्शंस करते हैं। और ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं। तीन कॉइल का एग्जांपल लेके चलेंगे इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने इसका नाम दे दिया कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल सी, और ये सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट्स का भी हम लोग नाम दे देंगे, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, दो सेगमेंट को हम लोग कंसिडर करके चलेंगे अभी, सेगमेंट सी एंड सो ऑन। अब इसमें हो क्या रहा है, ये नॉर्मल रनिंग में ये मशीन है और नॉर्मल रनिंग के दौरान हो क्या रहा है कि ब्रश, सपोज दैट हम लोग इमेजिन करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ब्रश का थिकनेस कितना होता है, तो एक माइका इंसुलेशन के बराबर और एक सेगमेंट के विड्थ के बराबर। हम लोगों ने देखा है कि एक सेगमेंट के दोनों तरफ माइका इंसुलेशन है। हम लोग ब्रश का विड्थ इस तरह से डिजाइन करते हैं कि एक सेगमेंट और एक माइका इंसुलेशन के बराबर ब्रश का विड्थ रहता है। तो सपोज दैट ये ब्रश है, अभी हम पॉजिटिव ब्रश का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अभी इस पोजीशन पे जब कॉइल है, ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि ब्रश तो फिक्स रहता है अपने पोजीशन पे, कॉइल अपने आर्मेचर कोर और कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ रोटेट करता है। इस वक्त हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा कॉइल इस तरफ जा रहा है, यानी पूरा का पूरा कॉइल कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसमें 40 एम्पियर करंट्स हमेशा ब्रश में जाता रहता है, यानी इस वक्त जब इससे ये कनेक्टेड है तो इसमें 40 एम्पियर्स आपके ब्रश में जा रहा है। और हम लोगों ने मशीन के केस में देखा था कि एक्सेस ऑफ कम्यूटेशन यानी एमएनए के अलॉन्ग ही करंट के डायरेक्शन का रिवर्सल होता है। हमने देखा था कि एमएनए के अलॉन्ग ही यहाँ जीएनए और एमएनए इस केस में कोइंसाइड करता था, और हमने देखा था कि एमएनए के अलॉन्ग ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स करता था। यानी जब आपका कंडक्टर एमएनए के लेफ्ट साइड रहे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ और इस कंडक्टर में, और जब एमएनए क्रॉस करके राइट साइड में आ जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ और। यानी एमएनए और एमएनए के अलॉन्ग ही हम लोग ब्रश को रखते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ब्रश एमएनए के पास जब ब्रश रहे तो ब्रश के लेफ्ट साइड जो कंडक्टर है उनमें करंट का डायरेक्शन कुछ और होगा, जो भी डायरेक्शन होगा, और ब्रश के दूसरे तरफ आ जाएंगे तो इंड्यूस कंडक्टर जब ब्रश के दूसरे ओर आ जाएंगे तो उसमें उनमें इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन बदल जाएगा। यानी हम लोग कहें तो कॉइल जब ब्रश के एक ओर है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ है, और वही कॉइल जब एमएनए को क्रॉस करके यानी ब्रश को क्रॉस करके वही कॉइल जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ब्रश के इधर जो जितने कॉइल होंगे आपके ब्रश के सेंटर से अगर हम गौर करें तो सेंटर के इधर के जितने कॉइल होंगे उनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का करंट का डायरेक्शन एक होगा, और इसके दूसरी तरफ जो होंगे उसमें उनमें रिवर्स डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का। यानी अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, लेफ्ट टू राइट है, क्योंकि सेंटर ऑफ ब्रश के इस साइड है, लेफ्ट साइड है लोग, तो हम लोग मान लेंगे कि तब राइट साइड जो है सेंटर ऑफ ब्रश के उसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस ओर है। और सब में अगर 20 एम्पियर करंट आ रहा है एक कॉइल में 20 एम्पियर, तो यहाँ भी 20 एम्पियर्स आ रहा है। इस तरह करके हम लोग चलेंगे इसमें। ठीक है, और नतीजा हुआ कि ये 20 मिलके अल्टीमेटली 40 एम्पियर्स आपके ब्रश से होके फिर फर्दर एक्सटर्नल सर्किट में जा रहा है, आपके ब्रश से होके एक्सटर्नल सर्किट में जा रहा है। ठीक है, अब यही
इसके आगे का केस लेंगे जब आपका कॉइल थोड़ा सा मूव कर चुका है इस डायरेक्शन में, उसका केस हम लोग लेके चलेंगे। तो कॉइल थोड़ा सा मूव कर चुका है, वही तीनों कॉइल। कॉइल बी को हम अपने स्टडी में ले रहे हैं, कॉइल बी पे हमारा फोकस है, कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल सी। अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि कॉइल थोड़ा सा शिफ्ट कर चुका है क्योंकि इसका मोशन लेफ्ट टू राइट है। अगेन योर सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट बी एंड फर्दर सेगमेंट सी, इस तरह से। अब है थोड़ा सा वो शिफ्ट कर चुका है, यानी जाहिर है ब्रश अब इस तरह से आ चुका है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ब्रश ने आपके सेगमेंट ए और सेगमेंट बी को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, यानी दोनों से कनेक्टेड है। ठीक है, अब होगा क्या कि इस वक्त आपके ब्रश का ज्यादा एरिया अभी भी सेगमेंट बी से कनेक्टेड है। ये मूव कर रहा है कॉइल का सेट कम्यूटेटर के साथ, लेकिन ज्यादा एरिया सेगमेंट बी के साथ कनेक्टेड है, सेगमेंट ए के साथ बहुत कम एरिया कनेक्टेड है। और हमें पता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई A। जिसका ज्यादा एरिया होगा वहाँ कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसका कम एरिया होगा वहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यानी सेगमेंट ए के साथ जुड़ा हुआ पोर्शन ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, सेगमेंट बी के साथ जुड़ा हुआ पोर्शन कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ब्रश का। अब इस केस में हम लोग मान लेते हैं कि ब्रश इतना शिफ्ट हुआ है कि 1/3 पार्ट सेगमेंट ए से कनेक्टेड है ब्रश का और बाकी 2/3 पार्ट सेगमेंट बी से कनेक्टेड है। तो जाहिर है अब जो है करंट, तो अब जो डायरेक्शन है, अब आपका कॉइल क्या है, तो अभी भी कॉइल पे हम लोग गौर करें तो अभी भी कॉइल का मैक्सिमम पोर्शन आपके ब्रश के सेंटर, कॉइल बी का मैक्सिमम पोर्शन अभी भी ब्रश के सेंटर के लेफ्ट ही है, यानी डायरेक्शन अभी कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुआ है, क्योंकि कॉइल बी का मैक्सिमम पोर्शन अभी भी ब्रश के सेंटर से लेफ्ट ही है। और जब तक लेफ्ट है डायरेक्शन तो वही होगा, लेकिन होगा क्या, 20 एम्पियर्स यहाँ से, 20 एम्पियर्स यहाँ से, तो यहाँ क्या हुआ, आपके ब्रश ने इस सेगमेंट, दोनों सेगमेंट को कनेक्ट कर दिया। लगभग यहाँ पर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है और यहाँ कम रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, यानी यहाँ 1/3 पोर्शन लगभग है कनेक्टेड और यहाँ 2/3 पोर्शन कनेक्टेड है। तो होगा क्या कि इधर से कम करंट ही आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर हो रहा है, ऑलमोस्ट 10 एम्पियर इधर से आएगा। और इधर ज्यादा एरिया है, ज्यादा बड़ा एरिया है, एरिया बड़ा तो रेजिस्टेंस कम, और चाहे कम रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है तो इधर से ज्यादा करंट आएगा, 20 एम्पियर्स इधर से करंट, 30 एम्पियर्स इधर से करंट आएगा, और सब मिलके अगेन बाहर के सर्किट को 40 एम्पियर्स जाएगा, जिस तरह बाहर के सर्किट में 40 एम्पियर्स यहाँ से जा रहा था। तो वो है क्या कि हमें पता है कि करंट उधर ही फ्लो होना चाहेगा जिधर लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिलेगा, या यूँ कहें तो हाईएस्ट कंडक्टिंग पाथ जिधर मिलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ लगभग 2/3 एरिया ब्रश का था, तो एरिया बड़ा तो रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा था, तो आपके इस लाइन से होके इस सेगमेंट से होके ज्यादा करंट चला जाएगा, इस सेगमेंट से होके 30 एम्पियर करंट चला जाएगा, और इधर हाई रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है तो इधर से कम ही करंट आएगा, 10 एम्पियर ही आएगा, और अल्टीमेटली 40 एम्पियर आपके ब्रश से जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरे केस में, थर्ड केस में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड केस में, जब कॉइल थोड़ा सा और राइटवर्ड शिफ्ट कर चुका है, वही तीनों कॉइल है, वही तीनों कॉइल है, कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल सी, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी। अब इस वक्त क्या हुआ है, कॉइल थोड़ा सा और लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर गया है, ब्रश अपने पोजीशन पे फिक्स है, यानी अब ऐसे सिचुएशन हम लोग पहुंच गए जहां ब्रश एकदम बीचों बीच है सेगमेंट ए और सेगमेंट बी के। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कॉइल बी का जो सेंटर है वो एकदम ब्रश के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है, और हमें पता है कि जब ब्रश के अलोंग आपका कॉइल रहेगा, ये कंडक्टर रहेगा, तो वो MNA पे होगा, क्योंकि ब्रश को हम लोग लगाते कहाँ है, MNA पे लगाते हैं, यानी एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन पे लगाते हैं। तो ब्रश आपका MNA के अलोंग होगा, और जब कंडक्टर MNA के अलोंग आता है तो उसमें इंड्यूस्ड EMF 0 होता है, यानी इस वक्त आपके कॉइल बी में इंड्यूस्ड EMF नहीं हो रहा है। तो नतीजा हुआ कि 20 एम्पियर्स इधर से
इस कॉइल का, क्योंकि ये ब्रश के सेंटर के लेफ्ट साइड है इसलिए ये डायरेक्शन होगा, और ब्रश के सेंटर के राइट साइड है इसलिए इसमें अपोजिट डायरेक्शन होगा कॉइल सी में। तो ये दोनों 20 एम्पियर्स बराबर बराबर आ रहा है, क्योंकि यहाँ ब्रश रेजिस्टेंस भी बराबर ऑफर कर रहा है, क्योंकि इक्वल एरिया ए के साथ कनेक्टेड है, इक्वल एरिया बी के साथ कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस बराबर ऑफर कर रहा है। 20 एम्पियर इधर से, 20 एम्पियर इधर से, और कुल मिला के फिर से इस पॉजिटिव ब्रश को 40 एम्पियर एक्सटर्नल सर्किट में जाता हुआ मिल रहा है। ये हो गया हमारा थर्ड फिगर। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ फिगर में, जब आपका कॉइल अपने आर्मेचर कोर के साथ, कम्यूटेटर्स के साथ थोड़ा सा और शिफ्ट कर गया। अगेन सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल सी। अब ऐसा पोजीशन है जो इस पोजीशन का रिवर्स है, यानी हमारा ब्रश अब इस तरह से पहुंच चुका है कि इसका 2/3 पोर्शन अब सेगमेंट ए के साथ कनेक्टेड है और 1/3 पोर्शन सेगमेंट बी के साथ कनेक्टेड है। तो हम लोग को पता है R = ρl/a। जिधर कम एरिया है, एरिया जिधर कम है उधर रेजिस्टेंस हायर ऑफर करेगा, और जिधर एरिया ज़्यादा है उधर रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा। अब क्या है, तो अब हम लोग देख सकते हैं इस तरह के पोजीशन पे शिफ्ट करने से, इस तरह के पोजीशन पे शिफ्ट करने से, और ये ऑलमोस्ट सेंटर रहता है, सेगमेंट को ऑलमोस्ट सेंटर हम लोग बना दें, और ये इस तरह से आपका ब्रश कनेक्टेड है, सो दैट कि 2/3 पोर्शन सेगमेंट ए से ब्रश का कनेक्टेड है, 1/3 पोर्शन सेगमेंट बी से कनेक्टेड है। अब हम लोग अगर देखेंगे तो आपके कॉइल का सेंटर आपके ब्रश के सेंटर के राइटवर्ड शिफ्ट हो चुका है, यानी जाहिर है अब बी में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बदल चुका होगा। जो बी में पहले लेफ्ट टू राइट करंट हुआ करता था, जो बी में पहले लेफ्ट टू राइट करंट हुआ करता था, अब इसी बी में राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो करने लगेगा। ये अभी भी कॉइल के सेंटर से लेफ्ट साइड में आपका कॉइल है, इसलिए इसमें इधर करंट फ्लो करेगा। सी अभी भी राइट में है तो इधर फ्लो करेगा। तो इस तरह करंट का डायरेक्शन बदल चुका होगा इनमें। अब इस केस में भी क्या होगा, तो इस केस में भी हम लोग देख सकते हैं 20 एम्पियर करंट इससे, 20 एम्पियर करंट इससे। लेकिन यहाँ क्या होगा, क्योंकि अब ये ब्रश अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, यहाँ 1/3 एरिया कनेक्टेड है यानी हाईयर रेजिस्टेंस है, तो हमें हमेशा पता है कि करंट उसी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहेगा, करंट उधर ही जाना चाहेगा जिधर लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिले, और यानी यूँ कहें कि जिधर हाईएस्ट कंडक्टिंग पाथ मिले। तो इधर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो इधर कम करंट आना चाहेगा, इधर का रेजिस्टेंस कम है तो इधर ज़्यादा करंट आना चाहेगा। तो ये 20/20 अब क्या हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा करंट, यानी यहाँ से 20 एम्पियर ट्रेवल करके इस सेगमेंट से होते हुए ब्रश में जा रहा है, सेगमेंट ए से होते हुए, और यहाँ चूंकि हाईयर रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है इसलिए इस सेगमेंट से यानी सेगमेंट बी से होते हुए कम करंट जा रहा है, 10 एम्पियर जा रहा है। और कॉइल अभी भी ऑलमोस्ट आपके ब्रश के सेंटर में, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है कॉइल लेकिन ऑलमोस्ट ब्रश के सेंटर में है, यानी कहें तो लगभग एमएनए के अलोंग है, इसलिए कॉइल में अभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्शन अगर होता तो रिवर्स होता, लेकिन अभी भी 0 ही हो रहा है। तो 20 और 10 एम्पियर इस तरह से जा रहा है। अब आ जाते हैं हम फाइनल फिगर में। तो फाइनल फिगर में अगेन वही सेट ऑफ कॉइल्स। अब हम लोग मान के चलेंगे कि और शिफ्टिंग हो गई आपके कॉइल की, कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल सी, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी। अब हम लोग मान के चलेंगे कि ब्रश की और शिफ्टिंग हो गई और ब्रश पूरी तरह से शिफ्ट करके अब सेगमेंट ए में आ गया। यानी अगर हम लोग नाम दें फिगर का, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी और फिगर ई, तो हम लोग अगर देखें तो शुरुआत हुई थी फिगर ए से, यहाँ पे आपका ब्रश पूरी तरह से सेगमेंट बी से कनेक्टेड था। अब यहाँ हम लोग देखें लास्ट फिगर में यानी फिगर ई में, तो ब्रश पूरी तरह से सेगमेंट बी को छोड़ के अब सेगमेंट ए में आ चुका है। अब सेगमेंट बी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो कॉइल ए अभी भी आपके ब्रश के सेंटर यानी एमएनए से लेफ्ट साइड में है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इधर ही होगा। कॉइल बी और कॉइल सी अब आपके ब्रश के सेंटर से राइट हो चुके हैं, यानी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बदल चुका है। इसमें तो 20 एम्पियर्स ही, इसमें तो 20 एम्पियर्स ही, और इसमें आइडियली हमें दिखना चाहिए था 20 एम्पियर्स। तो हो क्या रहा है कि हमने देखा
कि एमएनए को क्रॉस करने के दौरान मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, कॉइल बी को हम लोग स्टडी में ले रहे हैं, इसलिए कॉइल बी को रेफरेंस में हम लोग ले रहे हैं, कॉइल बी की चर्चा करेंगे। तो हमने देखा यहाँ ब्रश का सेंटर, जाहिर है एमएनए पे हमने ब्रश को रखा होगा, तो एमएनए से जब लेफ्ट साइड में था तो 20 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो हो रहा था। धीरे धीरे कॉइल लेफ्ट से राइट शिफ्ट करने लगा, और शिफ्ट करते करते जब इस पोजीशन में हम लोग आए तो आपका वही कॉइल, यहाँ आपका एमएनए है ब्रश के सेंटर में, अब इससे आपका कॉइल बी राइटवर्ड शिफ्ट कर चुका है। यानी जाहिर है इसमें पहले जो करंट का डायरेक्शन था इस तरह था, लेफ्ट टू राइट कॉइल बी में, अब करंट का डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है। यानी हमने देखा कि एमएनए को क्रॉस करने के बाद आपके एक कॉइल में, जिसको हमने रेफरेंस लिया, उसमें करंट का डायरेक्शन बदल गया। हम लोग जानते भी हैं कि एमएनए को क्रॉस करेगा जब कॉइल या कंडक्टर, तो उसमें करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। यहाँ डायरेक्शन तो बदल चुका है। आइडियली क्या होना चाहिए था कि आपके कॉम्पिटिशन प्रोसेस के दौरान, हमने देखा कि कॉम्पिटिशन प्रोसेस क्या होता है, तो आपके शॉर्ट सर्किटेड कॉइल में जब करंट का रिवर्सल होता है, जब वो एमएनए के अलाउंग क्रॉस करे, इस प्रोसेस को हम लोग कॉम्पिटिशन कहते हैं। और बेटर कॉम्पिटिशन कब होगा? हमने देखा कि जब तक आपके ब्रश ने सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट करके रखा है, उस दौरान ही करंट का अगर 100% रिवर्सल हो जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं आइडियल कॉम्पिटिशन। यानी जो ट्रांजिशन पीरियड था, यानी जो कॉम्पिटिशन पीरियड था टीसी, कॉम्पिटिशन पीरियड वो पीरियड है जब तक आपके ब्रश ने दो सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट करके रखा है। और अगर उस शॉर्ट सर्किट किए हुए टाइम के अंदर ही आपके कॉइल के कंडक्टर्स में करंट का फुल 100% रिवर्सल हो गया, तो हम लोग उसको आइडियल कॉम्पिटिशन बोलेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि साइंस और इंजीनियरिंग में आइडियल कुछ नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि रिवर्सल होता नहीं है और होने कौन नहीं देता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ क्या था, अगर आइडियल कॉम्पिटिशन होता यानी शॉर्ट सर्किट के दौरान ही करंट का फुल्ली रिवर्सल हो गया रहता, तो यहाँ होना क्या चाहिए था कि 20 एम्पियर इधर इंड्यूस हो जाना चाहिए इस कॉइल में। यानी पहले जब एमएनए और ब्रश के सेंटर के लेफ्ट साइड में कॉइल था तो 20 एम्पियर लेफ्ट टू राइट इसमें फ्लो होता था। वही कॉइल जब एमएनए या ब्रश के सेंटर पे राइट पहुंच गया तो 20 एम्पियर्स ही राइट टू लेफ्ट फ्लो होना चाहिए था। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं डायरेक्शन तो रिवर्स हो गया, लेकिन एक्चुअली इस कॉइल के अंदर 15 एम्पियर ही इंड्यूस होता है। इस कॉइल के अंदर 15 एम्पियर ही इंड्यूस होता है। अब नतीजा क्या होता है कि 15 एम्पियर इंड्यूस तो हो रहा है। अब अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ से इधर आने वाला करंट, इधर आने वाला करंट 20 एम्पियर प्लस 15 एम्पियर मिलके 35 एम्पियर इसमें इस सेगमेंट से होके जा रहा है। अब हम लोगों ने देखा कि हर बार 40 एम्पियर एक्सटर्नल सर्किट को जा रहा था, ब्रश से होके सेगमेंट से होके ब्रश में, ब्रश से होके एक्सटर्नल सर्किट में। यहाँ सिर्फ 35 एम्पियर से जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से और इवन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कोई भी चार्ज कहीं पे रोकेगा नहीं या क्रिएट नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये 5 एम्पियर लेस चार्ज जो है, ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर, तो इस कॉइल में हमारे हिसाब से आइडियल कॉम्पिटिशन अगर होता तो कॉइल बी में करंट का डायरेक्शन भी कम हो जाता, डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता, डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता और पूरा का पूरा सेम करंट अपोजिट डायरेक्शन में अपीयर होता। यानी हमने देखा कि जब एमएनए यानी ब्रश के सेंटर के लेफ्ट साइड में कॉइल बी था तो 20 एम्पियर लेफ्ट टू राइट फ्लो होता था। अगर कॉम्पिटिशन हमारा आइडियल होता तो यहाँ इस पोजीशन पे जब आपके ब्रश के सेंटर या एमएनए से पूरी तरह कॉइल राइट में शिफ्ट हो चुका है, उस वक्त डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता और पूरा का पूरा 20 एम्पियर्स राइट टू लेफ्ट फ्लो होता, तो आइडियल कॉम्पिटिशन होता। लेकिन यहाँ किसी कारण से 15 एम्पियर इंड्यूस होता है, उस कारण को हम लोग देखेंगे। 15 एम्पियर इंड्यूस होने के कारण हुआ क्या, 20 एम्पियर इधर से, 15 एम्पियर इधर से, 35 एम्पियर ही सेगमेंट हो गया और सेगमेंट से होके ब्रश हो गया। यानी हर केस में हमने देखा 40 एम्पियर्स करंट आपके ब्रश को जा रहा है, सेगमेंट से होके ब्रश को और ब्रश से होके एक्सटर्नल सर्किट को, लेकिन यहाँ कम ही जा रहा है, 35 ही जा रहा है। तो जाहिर है हम लोग जानते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से, किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से कोई भी चार्ज कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं होगा, जमा नहीं होगा या कहीं से क्रिएट नहीं होगा। हम लोगों ने देखा कि किरचॉफ्स करंट लॉ में नंबर ऑफ इनकमिंग चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग चार्जेस, नंबर ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो डेफिनेटली यहाँ 35 एम्पियर करंट है, तो बाकी बचा 5 एम्पियर कहीं रुकेगा तो नहीं। तो होता क्या है कि बाकी बचा 5 एम्पियर इधर से जंप करके, इससे 5 एम्पियर जंप करके यहाँ पहुँच जाता है और अल्टीमेटली यहाँ से 40 एम्पियर एक्सटर्नल सर्किट हो जाता है। यही जो चार्ज जंप करके एयर को आयनाइज करके एयर का डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करा के जाता है, यही यहाँ पे स्पार्किंग करता है और यही स्पार्किंग आपके कॉम्पिटिशन को इंफीरियर बनाता है, आपके कॉम्पिटिशन को बेकार करता है। और ये स्पार्किंग कॉम्पिटिशन को आपके मशीन को स्पार्कलेस बनाने की सारी चीज़ें, सारे इंतजाम को ये हैम्पर करता है, ठीक है। और यही स्पार्किंग आपके मशीन को डैमेज करता है फर्दर
और आपके कम्यूटेशन को आइडियल कम्यूटेशन बनने से रोकता है। अब हुआ क्या इसके अंदर, क्यों 15 एम्पियर ही? आइडियली होना क्या चाहिए था कि जब आपके कॉइल बी, जब आपका कॉइल बी एमएनए यानी ब्रश के सेंटर से लेफ्ट में था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो करंट का डायरेक्शन था, और वही कॉइल बी जब आपके ब्रश के राइट साइड यानी एमएनए के राइट साइड शिफ्ट करेगा तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन भी बदल जाना चाहिए था और मैग्नीट्यूड भी उतना ही आ जाना चाहिए था, 20 आ जाना चाहिए था, लेकिन 20 आता नहीं है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है रिएक्टेंस वोल्टेज। अब होता क्या है कि हर एक कॉइल्स में मशीन के अंदर हम लोग जानते हैं कि आपके मशीन के अंदर, दुनिया का कोई भी रोटेटिंग मशीन हो, उसके आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ ही होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि बार बार करंट का रिवर्सल हो रहा है आपके कॉइल के अंदर। तो जाहिर है हम लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कॉइल में कि जो अपने करंट के चेंजेस को अपोज करता है, यानी करंट का बार बार बदलाव होना आपके कंडक्टर्स, आपके आर्मेचर कंडक्टर्स में अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ जनरेट हो रहा है, बार बार करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो हमें पता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब करंट का वैरी करेगा तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस वहाँ पे उस कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और वो ईएमएफ लेंज लॉ के हिसाब से अपने होने के कारण को अपोज करेगा। एक रिएक्टेंस के कारण ये डेवलप होगा, इस कॉइल के रिएक्टेंस की वजह से और इस कॉइल के इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। और ये वोल्टेज लेंज लॉ के हिसाब से इस तरह से इंड्यूस होगा कि अपने होने के कारण को अपोज करेगा। यही रिएक्टेंस वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में एक वोल्टेज क्रिएट करता है जो इस करंट के रिवर्सल को पूरी तरह से होने नहीं देता है। आइडियल केस क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि आइडियल कम्यूटेशन क्या है, पूरे के पूरे आपके कम्यूटेशन पीरियड में फुल्ली करंट का रिवर्सल हो जाए, वो केस आइडियल है। और जहाँ फुल्ली करंट का रिवर्सल कम्यूटेशन पीरियड के अंदर ना हो वो आइडियल कम्यूटेशन नहीं है, वो नॉन आइडियल कम्यूटेशन है। तो यहाँ फुल्ली रिवर्सल होता तो आइडियल कम्यूटेशन होता, लेकिन रिएक्टेंस वोल्टेज इस आपके खिलाफ लग गया, इस इंड्यूस वोल्टेज के खिलाफ लग गया इस कॉइल के, और इस रिएक्टेंस वोल्टेज ने फुल्ली रिवर्सल नहीं होने दिया करंट को, और इस रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से ही आपका कम्यूटेशन अब आइडियल नहीं रहा। ग्राफ की मदद से अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग लेके चलते, सपोज दैट दिस इज योर एक्सिस, तो होता क्या कि कम्यूटेशन से पहले कांस्टेंट करंट 20 एम्पियर कॉइल बी में था। कॉइल बी की स्टडी अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग इसका नाम दे दें ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ए से बी तक हम लोग देख सकते हैं अगर ये 20 एम्पियर्स है तो आपके कॉइल बी की चर्चा कर रहे हैं, कॉइल बी के लिए ग्राफ है, तो कॉइल बी में कम्यूटेशन से पहले 20 एम्पियर्स है और बी पॉइंट के बाद से कम्यूटेशन स्टार्ट हुआ। तो कम्यूटेशन स्टार्ट होने का क्या मतलब है, कॉइल बी में एक डायरेक्शन करंट का, फिर ये कम होते होते जीरो पे पहुंचेगा करंट और फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते आइडियल केस जब होता तो वापस 20 एम्पियर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाना चाहिए था। तो यहाँ क्या हो रहा है, करंट का रिवर्सल हो, करंट कम होने लगेगा, कम होते होते एक वक्त जीरो करंट जाएगा और जीरो होने के बाद होते होते एक समय इधर से नेगेटिव 20 एम्पियर्स तक पहुंच जाता और यहाँ से फिर फर्दर। तो ये कॉइल में अगर ऐसा होता कि फुल्ली यहाँ कांस्टेंट 20 एम्पियर्स है, इसके बाद आपका कम्यूटेशन स्टार्ट हुआ, जीरो हुआ करंट कॉइल बी में और यहाँ पहुँचने के बाद कॉइल बी में वापस अगर 20 एम्पियर हो जाता तो ये आइडियल कम्यूटेशन होता। रखना है तो ये आइडियल कम्यूटेशन होता। लेकिन इस केस में हमने देखा रिएक्टेंस वोल्टेज ने खिलाफ लग के पूरी तरह से करंट का रिवर्सल होने नहीं दिया, करंट का डायरेक्शन तो बदला लेकिन वापस आइडियली 20 एम्पियर्स हो जाना चाहिए था, 20 एम्पियर्स हुआ नहीं। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअल में इस कर्व से करंट का ट्रांजिशन हुआ ही नहीं कॉइल बी में। इस तरह से ये जो रेड वाला ग्राफ है इसके अलाउंग ट्रांजिशन हुआ, यानी ये जो डिस्टेंस तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ क्या है, OA या OB 20 एम्पियर्स है और यहाँ अगर हम लोग इसको कुछ भी नाम दे दें, सपोज दैट C पॉइंट, D पॉइंट, तो अगर एक्चुअली में CD तक आपका ग्राफ पहुँचता, ये ग्राफ फॉलो करता आपका कॉइल B, तो पूरा का पूरा 20 एम्पियर नेगेटिव साइड में हमको मिलता और हम बोलते हैं कि करंट का पूरी तरह रिवर्सल हो गया। लेकिन इस केस में रिएक्टेंस वोल्टेज ऐसा होने नहीं दिया और अब आपका कॉइल B इस कर्व को फॉलो कर रहा है और यहाँ पर 5 एम्पियर कम ही है, यानी 15 एम्पियर करंट ही अब आपके कॉइल में आ पा रहा है। तो इस रिएक्टेंस वोल्टेज ने, और रिएक्टेंस वोल्टेज भी क्यों एक्शन में आया, तो बार बार कॉइल में करंट का डायरेक्शन जो रिवर्स होता है तो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पे आता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंज लॉ के हिसाब से अपने होने के कारण को अपोज करता है। इस रिएक्टेंस वोल्टेज ने अपोजिट डायरेक्शन में लग के आपके कॉइल के करंट को पूरी तरह से रिवर्स नहीं होने दिया और ये 5 एम्पियर का जो डिफरेंस था वही स्पार्किंग से सेगमेंट बी से एयर का डायरेक्टली ब्रेकडाउन कराते हुए
आपके ब्रश पर जंप करके चला गया स्पार्किंग कराते हुए, और यही स्पार्किंग फर्दर आपके मशीन को हीट करता है, डैमेज करता है, और कहीं ना कहीं आपके आइडियल कॉम्पिटिशन को अचीव करने के रास्ते में रुकावट बनता है। तो यहाँ पर ये ग्राफ फॉलो करने का आपका कॉम्पिटिशन आइडियल नहीं हुआ। आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे कॉम्पिटिशन को हम लोग बेटर बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, और कैसे इस रिएक्टेंस वोल्टेज, अब जाहिर है कॉम्पिटिशन को बेटर बनाना है, तो कॉम्पिटिशन को बेटर किसने नहीं बनने दिया? इस रिएक्टेंस वोल्टेज ने। इस रिएक्टेंस वोल्टेज को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, इस रिएक्टेंस वोल्टेज के असर को हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, और इससे हम लोग इसी तरह से बहुत सारे स्टेप हम लोग उठाते हैं इस रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने के लिए, सो दैट कि हमारा कॉम्पिटिशन बेटर बन सके। तो इन चीज़ों को, जो जो चीज़ हम लोग करते हैं, इन चीज़ों को आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।